हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डायग्राम जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारा है पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है। पुष्प के 4 चक्र होते हैं, 4 वॉल्स होते हैं। पुष्प के कौन कौन से चक्र होते हैं? कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो बाह्य दलपुंज क्या होते हैं? देखिए, आप लोगों ने जो फ्लावर देखे होंगे, गुड़हल का देखा होगा, और जो गुलाब होते हैं उन सब में क्या होते हैं? छोटी छोटी ग्रीन ग्रीन पत्तियां होती हैं। तो इन्हें हम लोग कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं? बाह्य दल। इंग्लिश में इसे कहते हैं सेपल। तो कई सारे बाह्य दल मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? बाह्य दलपुंज बनाते हैं। तो पुष्प का प्रथम चक्र कौन होता है? बाह्य दल, जो कि ग्रीन कलर का होता है। अब दल पुंज क्या होती हैं? तो जो आप लोग को पंखुड़ियाँ दिखाई देती हैं, गुलाब की, गुड़हल की, कनेर की, सूरजमुखी की, जो छोटी छोटी पंखुड़ियाँ होती हैं रंगीन हर कलर की जो होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं दल। क्या कहते हैं? दल। इंग्लिश में कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। जब यही दल पुंज, मतलब जब यही दल आपस में मिलते हैं कई सारे, तो पुंज बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं दल पुंज। ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं करोला। बाह्य दल हो गया जो ग्रीन कलर का होता है, छोटी छोटी पत्तियाँ। दल क्या होते हैं? जो कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं। अब हमारी बात आती है पुमंग क्या होता है। तो पुमंग जो होता है पुष्प का नर जननांग होता है। हम जिस पुष्प की बात कर रहे हैं ये कैसा पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प। तो द्विलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पौधे क्या होते हैं? ऐसे पुष्प जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों ही पाए जाते हैं, ऐसे पुष्प को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो ऐसा पुष्प जिसमें केवल नर जननांग अंग होगा या मादा जनन अंग होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं एक लिंगी। मतलब इसमें ऐसा फूल जिसमें केवल नर जननांग है तो वो अलग हो गया, मादा जननांग है तो वो दूसरा फूल हो गया। तो वो कैसे हैं? एक लिंगी। जैसे ह्यूमन हम लोग कैसे हैं? एक लिंगी। लड़कियां क्या हैं? अलग हैं। लड़के क्या हैं? अलग हैं। तो ये कैसा हो गया? एक लिंगी है। तो पुमंग और जायांग इस फूल में दोनों चीज़ें हैं। इस पुष्प में पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित हैं। तो ये कैसा पुष्प है? ये द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प की बात कर रहे हैं। द्विलिंगी को इंग्लिश में कहते हैं बाइसेक्सुअल। एक लिंगी को इंग्लिश में कहते हैं यूनिसेक्सुअल। तो देखिए पुमंग कहाँ है यहाँ पर? ये जो मैंने ये बनाया, देखिए ऐसे करके डंडी बहुत सारी ये दिख रही हैं, इसे हम लोग कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग। तो पुमंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। तो ये जो पुमंग है, देखिए इन सब को हम लोग कहते हैं पुमंग। जब एक की बात करते हैं तो इसे कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं, स्टेमेन। तो ये कई सारे पुंकेसर जब आपस में मिलते हैं तो इसे क्या कहते हैं? हम लोग पुमंग कहते हैं। मतलब पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर को इंग्लिश में स्टेमेन, पुमंग को क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। अब ये जो पुंकेसर होता है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसके 2 भाग होते हैं। पुंकेसर के ऊपर ये जो फूला हुआ भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं परागकोश। परागकोश को इंग्लिश में कहते हैं एंथर। और इसी परागकोश के अंदर होती हैं परागकण उपस्थित होते हैं। अब इस पुंकेसर के नीचे ये जो उभरा भाग था इसे परागकोश कहा है, और ये जो इतनी पतली डंडी जैसी संरचना आप लोग को दिख रही है इसे हम लोग पूतंतु कहते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट तो हम लोग इसको इसमें देखेंगे, पुंकेसर की आंतरिक संरचना में हम लोग इसको पढ़ेंगे, पुंकेसर की संरचना में। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जायांग क्या होता है। तो पुमंग क्या था? पुष्प का नर जनन अंग होता है, जबकि जायांग क्या होता है? स्त्री का मादा जनन अंग होता है। जायांग क्या होता है? स्त्री का मादा जनन अंग होता है। जायांग की इकाई को हम लोग कहते हैं स्त्री केसर कहते हैं। जायांग की इकाई क्या होती है? स्त्री केसर। अब देखिए जायांग कौन सा पार्ट है? ये जो आप लोग को ऐसे दिख रहा है ये वाला बीच वाला पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं? जायांग। और जायांग की इकाई को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। अब ये देखिए, ये जो जायांग है इसके 3 भाग होते हैं। जैसे ये पुमंग था, पुमंग की इकाई को पुंकेसर बोला था। पुंकेसर कितने भाग हैं? 2 भाग होते हैं। ऐसी जायांग की इकाई क्या होती है? स्त्री केसर होती है। इस स्त्री केसर के 3 पार्ट होते हैं। ये देखिए जो आप लोग को इस तरह से जो दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। बीच में ये जो ऐसी नली जैसी दिख रही है इसे कहते हैं वर्तिका। और ये जो आप लोग को उभरा हुआ संरचना नीचे दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं इसको? अंडाशय। तो हम लोग अभी जायांग की संरचना भी देखेंगे। स्त्री केसर के ऊपर सबसे ऊपर जो होता है उभरा हुआ भाग इसे हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। इसी वर्तिकाग्र में परागकण आके गिरते हैं। अब परागकण जब गिरते हैं तो इसमें परागनली निकलती है। ये सब हम लोग नेक्स्ट वाले में देखेंगे कि कैसे दोहरा निषेचन होता है।
इसके बाद ये जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र के नीचे क्या है, ये नलिका जैसी संरचना, इसे कहते हैं वर्तिका। यही वर्तिका आगे जाकर के एक चौड़े से भाग में खुलती है थैले जैसी संरचना में, इसे हम लोग कहते हैं अंडाशय। और इसी अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, कई सारे बीजांड उपस्थित होते हैं। तो हम लोग बीजांड की संरचना भी देखेंगे। जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं, ये हमारे पुष्प के क्या होते हैं, सहायक चक्र होते हैं। बाह्य दलपुंज और दलपुंज को सहायक चक्र कहते हैं। और पुमंग और जो जायांग होते हैं, इन्हें हम लोग आवश्यक चक्र कहते हैं। इन्हें सहायक चक्र और आवश्यक चक्र क्यों कहते हैं? ये जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं, निषेचन के बाद जब दोहरा निषेचन हो जाता है, फल बन जाता है। अंडाशय क्या बनाता है, फल, और बीजांड बीज बना लेता है। तो ये सब होने के बाद ये जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं, झड़ जाते हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ सहायक चक्र कहते हैं। और पुमंग और जायंग जो है निषेचन की क्रिया में आवश्यक होते हैं, सहायता करते हैं, इसलिए हम इन्हें आवश्यक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, आवश्यक चक्र कहते हैं। वीडियो को रोक करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि पुंकेसर की संरचना क्या होती है, इसकी आंतरिक संरचना भी हम लोग देखेंगे। पुंकेसर क्या होता है, पुष्प का नर जनन अंग होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ये पुंमंग जो होता है, इसकी इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे ऊपर जो होते हैं फूली हुई संरचना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। परागकोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। इसी परागकोश की संरचना हम लोग यहाँ पे देखेंगे। परागकोश के नीचे ये जो है आप लोग तंतु जैसी संरचना, इसे हम लोग कहते हैं पुतंतु, इंग्लिश में इसे फिलामेंट कहते हैं। पुंकेसर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर परागकोश होता है। परागकोश में क्या होते हैं, परागकण उपस्थित होते हैं। जब परागकोश फटता है तो परागकण बाहर आ जाते हैं। इसी परागकोश के नीचे एक तंतु जैसी संरचना, जिसे हम लोग पुतंतु कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। देखिए परागकोश की अनुप्रस्थ काट भी आती है और आता है कि परिपक्व परागकोश की संरचना भी बनाई है। तो परिपक्व परागकोश की संरचना वो जो होती है, उसमें क्या होता है, परागकोश मैच्योर हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, तो वो फट जाता है, उससे परागकण निकलते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट वाले में देखेंगे। कोश है, परागकोश के चारों ओर 4 भित्तियाँ पाई जाती हैं। परागकोश है, ये परागकोश में कितनी भित्तियाँ होती हैं, 4 भित्तियाँ होती हैं, मतलब 4 आवरण पाए जाते हैं। सबसे बाहरी आवरण को हम लोग कहते हैं बाह्य त्वचा। उससे अंदर जो होता है उसे कहते हैं अंतः त्वचा। और बीच में होता है इसे कहते हैं मध्य भित्ति। सबसे अंदर जो होता है इसे हम लोग टैपिटम कहते हैं। बाह्य त्वचा को इंग्लिश में एपिडर्मिस कहते हैं, अंतः त्वचा को इंडोथीसियम कहते हैं, और मध्य भित्ति को मिडिल लेयर कहते हैं। टैपिटम को इंग्लिश को टैप्टम ही बोलते हैं। ये जो परागकोश होता है, इसमें ये जो दिख रही हैं आप लोग को, इन्हें हम लोग कहते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी। इन्हीं लघु बीजाणुधानी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, लघु बीजाणु उपस्थित होते हैं। लघु बीजाणुधानी को इंग्लिश में हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्या है, लघु बीजाणुधानी। इसी लघु बीजाणुधानी में क्या होते हैं, लघु बीजाणु उपस्थित होते हैं। लघु बीजाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। ये लघु बीजाणु जब मैच्योर होते हैं तो बनाते हैं परागकण, और इन्हीं परागकण को हम लोग कहते हैं नर युग्मक कहते हैं, मेल गैमीट कहते हैं। देखिए लघु बीजाणुधानी कैसे हम लोग इसको समझेंगे। जैसे साबुनदानी होती है, इसमें क्या रखते हैं हम लोग, साबुन रखते हैं, रखने की नहीं रखते हैं। ऐसी मसालदानी होती है, उसमें मसाला रखते हैं। ऐसी लघु बीजाणुधानी, धानी का मतलब किसी चीज़ में उसको, धानी का मतलब है कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग रख रहे हैं कुछ चीज़। तो लघु बीजाणुधानी मतलब लघु बीजाणु को जिसके अंदर रखेंगे उसे क्या कहेंगे, लघु बीजाणुधानी। साबुन को जिसके अंदर रखेंगे साबुनदानी, ऐसे आप लोग समझना है। तो लघु बीजाणुधानी में क्या होते हैं, लघु बीजाणु उपस्थित होते हैं। यही लघु बीजाणु जब बड़े हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं परिपक्व होना, जब बड़े हो जाते हैं तो किस में बदल जाते हैं, परागकण में बदल जाते हैं। यही परागकण क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था नर जनन अंग, जिसे कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर किसकी इकाई थी, पुमंग। अब हम लोग पढ़ेंगे जायांग क्या होता है। तो जायांग की इकाई को क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। जायांग की इकाई क्या होती है, स्त्री केसर। इस स्त्री केसर को 3 भागों में बांटा गया है। स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर जो होता है इसे हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र के नीचे क्या होती है, वर्तिका। सबसे नीचे क्या होती है, अंडाशय होती है।
इस वर्तिकाग्र को इंग्लिश में कहते हैं स्टिग्मा, वर्तिका को स्टाइल कहते हैं, अंडाशय को ओवरी कहते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखिए ये जो अंडाशय होता है, अंडाशय के बीच में क्या होता है, बीजांड उपस्थित होता है, कई सारे बीजांड होते हैं, ठीक है। और इस बीजांड के अंदर क्या होता है, भ्रूणकोश उपस्थित होता है। अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड, बीजांड के अंदर क्या होता है, भ्रूणकोश होता है। बीजांड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओव्यूल, और भ्रूणकोश को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अगर ये चित्र बनाने के लिए आएगा डायग्राम, तो आप लोग को सिर्फ चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद इसका नामांकन भी करना है, मतलब जैसे वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये पूरा आप लोग को ऐसे दिखा देना है। आप लोग ऐसे भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं एग्जाम में। ये स्टिग्मा है, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा को वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टाइल को वर्तिका कहते हैं, ओवरी को क्या कहते हैं, अंडाशय। अब ये देखिए जो वर्तिकाग्र है, इसमें परागकण आके गिरता है, जिसे कहते हैं परागकण का अंकुरण, फिर दोहरा निषेचन होगा, तो उसका डायग्राम भी हम लोग अलग से देख लेंगे। वर्तिकाग्र में कौन गिरता है, आकर परागकण आके गिरते हैं। तो वर्तिका क्या करती है, जब वर्तिकाग्र में परागकण आके ऐसे गिरते हैं तो परागकणों का क्या होता है, अंकुरण होता है। अंकुरण होने से इनके पीछे परागनली निकलती है, और ये परागनली कहाँ से होके जाती है, वर्तिका से होके जाती है, और कहाँ पहुँच जाती है, अंडाशय में पहुँच जाती है। अंडाशय में क्या होता है, बीजांड होता है। यही बीजांड क्या करता है, बाद में बीज का निर्माण कर लेता है। जब दोहरा निषेचन हो जाता है तो अंडाशय फल का निर्माण करता है, बीजांड बीज में बदल जाता है। बीज में क्या होता है, भ्रूणकोश होता है। तो हम लोग भ्रूणकोश की संरचना भी अभी हम लोग देखेंगे कि भ्रूणकोश में क्या होती है, 7 कोशिका होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। मतलब भ्रूणकोश जो एम्ब्रियो सैक होता है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ये अभी हम लोग बीजांड की संरचना पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ये जो बीजांड का ऊपरी भाग है इसे हम लोग कहते हैं निभाग। कोश में निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं होती, इन्हें हम लोग कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। और बीजांड में जहाँ पर कोई भी आवरण नहीं होता इसे हम लोग कहते हैं बीजांड द्वार। और की तरफ जो 2 कोशिकाएं होती हैं इन्हें हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका। इन 2 सहायक कोशिका के बीच में एक होती है हमारी अंड कोशिका, और बीच में ये जो होते हैं ये कोशिका नहीं होती हैं, ये केवल ध्रुवी केंद्रक होते हैं, इन्हें हम लोग द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। और बीच में एक होती है सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका। तो टोटल होती है 7 कोशिका, लेकिन 8 केंद्रक होते हैं, जो कि हम लोग भ्रूणकोश की संरचना में अभी देखने वाले हैं। तो ये हमारा है बीजांड की संरचना। बीजांड में देखिए जो सबसे ऊपर होता है इसे हम लोग कहते हैं निभाग। निभाग को इंग्लिश में कहते हैं चले जा। अगर आप लोग को इंग्लिश याद हो रही है तभी आप लोग इंग्लिश याद करना, अगर इंग्लिश नहीं याद हो रही तो आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आ रही है तो वो लोग दोनों नोट कर लें। इसे हम लोग कहते हैं निभाग। बीजांड के सबसे ऊपर जो होता है इसे हम लोग कहते हैं निभाग। निभाग को इंग्लिश में चले जा कहते हैं। बीजांड की विपरीत दिशा में जहाँ पर कोई भी आवरण नहीं होता है इसे हम लोग कहते हैं बीजांड द्वार। क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। और इसी बीजांड द्वार से परागनली प्रवेश करती है। यह है निभाग। बीजांड की विपरीत दिशा में जहाँ पर कोई भी आवरण नहीं होता है इसे वहाँ पर एक छेद होता है जिसे हम लोग कहते हैं बीजांड द्वार। इंग्लिश में इसे माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांड के चारों ओर 2 आवरण होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं अध्यावरण कहते हैं। बीजांड के चारों ओर 2 आवरण होते हैं जिन्हें हम लोग अध्यावरण कहते हैं। सबसे बाहरी आवरण को बाह्य अध्यावरण कहते हैं। उसके अंदर जो होता है इसे हम लोग आंतरिक अध्यावरण कहते हैं। बाह्य अध्यावरण को आउटर इंटेग्यूमेंट कहते हैं, जबकि आंतरिक अध्यावरण को इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। अंड का वह भाग जो कि मृद्युतक कोशिका से मतलब पैरेन्काइमा कोशिका से बना होता है, और इसी पैरेन्काइमा कोशिका में मतलब इसे हम लोग कहते हैं बीजांडकाय। बीजांड का वह भाग जो पैरेन्काइमा कोशिका का बना होता है जिन्हें कहते हैं मृद्युतक कोशिका, तो इसे हम लोग कहते हैं बीजांडकाय। और इसी बीजांडकाय के अंदर ये जो भ्रूणकोश होता है वो धंसा रहता है। और बीच में क्या होता है, बीजांड के बीच में क्या होता है, भ्रूणकोश होता है। इस भ्रूणकोश को एम्ब्रियो सैक कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बीजांड के सबसे ऊपर क्या होता है, निभाग। निभाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चला जा। तो निभाग की विपरीत दिशा में क्या होता है, बीजांड द्वार। इस बीजांड द्वार में क्या होता है, यहाँ पर कोई भी देखिए बीजांड का वह भाग जहाँ पर कोई भी आवरण नहीं होता इसे हम लोग कहते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांड के चारों ओर क्या होते हैं, 2 आवरण जिन्हें क्या कहते हैं, अध्यावरण। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, जो सबसे बाहरी आवरण है आउटर इंटेग्यूमेंट, आंतरिक अध्यावरण को इनर इंटेग्यूमेंट हम लोग कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। बीजांड के अधिकांश भाग पैरेन्काइमा कोशिका का बना होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजांडकाय कहते हैं। और इस बीजांडकाय में क्या होता है, भ्रूणकोश धंसा रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भ्रूणकोश क्या होता है, तो इसकी संरचना हम लोग अलग से देख लेते हैं।
है भ्रूण कोश का चित्र बनाकर उसे समझाइए। समझाने के लिए क्या आएगा तो आप लोग पूरा लिखना है, केवल चित्र बनाने के लिए आएगा तो आप लोग केवल इतना लिखना है। और ये जो कोशिकाएं दी गई हैं इसमें क्या क्या है ये नाम आप लोग को लिख देने से इतना ही करना है। तो भ्रूण कोश क्या होता है, किसके अंदर होता है भ्रूण कोश? बीजांड के अंदर होता है, ये आप लोग को पता है। ये देखिए भ्रूण कोश किसके अंदर है? बीजांड के अंदर। ये बीजांड है, बीच में क्या है हमारा भ्रूण कोश है। इसका भ्रूण कोश में निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम लोग प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं एंटीपोडल सेल कहते हैं। जबकि भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की तरफ, ये क्या है बीजांड द्वार, तो बीजांड द्वार की तरफ भ्रूण कोश में 2 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। में बीजांड द्वार की तरफ 2 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। इन सहायक कोशिका को इंग्लिश में साइनर्जिड कहते हैं। और इन 2 सहायक कोशिका के बीच में एक अंड कोशिका होती है। अंड कोशिका को इंग्लिश में एग सेल कहते हैं। अब देखिए ये क्या है भ्रूण कोश में सबसे ऊपर निभाग की तरफ क्या है? निभाग की तरफ ये कौन सी कोशिकाएं हैं? प्रतिमुखी कोशिका, ठीक है, ये 3 कोशिकाएं हैं। बीच में क्या होते हैं? ध्रुवी केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं? ध्रुवी केंद्रक होते हैं। इनके चारों कोई भी आवरण नहीं होता है। और बीच में एक होती है हमारी, क्या होती है? केंद्रीय कोशिका होती है। बीच में क्या होती है? केंद्रीय कोशिका, जैसे ये मैंने बना दी है। इंग्लिश में इसे कहते हैं सेंट्रल सेल। तो 3 प्रतिमुखी कोशिका हो गई, 2 सहायक कोशिका कितनी हो गई? 5, एक अंड कोशिका कितनी हो गई? 6, बीच में कितनी हो गई? एक ये केंद्रीय कोशिका, टोटल कितनी हो गई? 7 कोशिकाएं हो गई। अब केंद्रक जोड़िए कितने? ये देखिए 2 केंद्रक मिलके एक केंद्रक बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं द्वितीय केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय केंद्रक कहते हैं। ये ध्रुवी केंद्रक याद कर लीजिए। ध्रुवी केंद्रक को और क्या कहते हैं? द्वितीय केंद्रक कहते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियाई, देखिए न्यूक्लियस होगा तो इसका मतलब होगा एक केंद्रक, न्यूक्लियाई वर्ड होगा तो उसे कहेंगे हम लोग, देखिए न्यूक्लियस NUCLEUS, न्यूक्लियस होगा तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? केंद्रक कहते हैं। सिर्फ एक केंद्रक की बात हो रही, एक केंद्रक। जब बहुत सारे मतलब एक से ज़्यादा केंद्रक होंगे तो इसे कहते हैं न्यूक्लियाई, CLEI, न्यूक्लियाई का मतलब एक से ज़्यादा केंद्रक। सेकेंडरी न्यूक्लियाई और ये क्या है? पोलर न्यूक्लियाई से हम लोग कहते हैं। केंद्रक जोड़िए 1 2 3, क्योंकि हर कोशिका के अंदर क्या होता है? उसका केंद्रक होता है कि नहीं होता है? प्रतिमुखी कोशिका, इसके अंदर भी केंद्रक हो, 3 केंद्रक ये हो गए, 3 3 6 7 8, तो 8 केंद्रक और कोशिकाएं कितनी हैं? 7। फिर से गिन लीजिए कोशिका, 3 कोशिकाएं ये हो गई, एक बीच में सेंट्रल सेल है 4, और ये कितने हो गए? 3, 4 3 7, मतलब 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। किसमें? भ्रूण कोश में बता रहे हैं। किसमें होते हैं ये? भ्रूण कोश में 7 केंद्रक 8 कोशिकाएं होती हैं। भ्रूण कोश में 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। भ्रूण कोश में 7 क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं और 8 हमारे केंद्रक होते हैं। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसको गलत कर देते हैं। आप लोग गलत मत करना, याद कर लीजिए। 7 सेल्ड, 7 कोशिकाएं, 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक, 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक, ऐसे याद कर लो। देखिए भाई मैंने ये लिख दिया है, पूरी आपकी डेफिनेशन भी यहाँ पे बना दी। भ्रूण कोश में निभाग की 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें प्रतिमुखी कोशिका एंटीपोडल सेल कहते हैं। बीजांड द्वार की तरफ 2 कोशिकाएं जिन्हें क्या कहते हैं? साइनर्जिड सहायक कोशिका कहते हैं। इन सहायक कोशिका के बीच में एक क्या होती है? अंड कोशिका होती है। अब देखिए 2 सहायक कोशिका, एक अंड कोशिका, ये मिल करके बनाते हैं अंड समुच्च, एग एपरेटस कहते हैं। 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका, इसे हम लोग कहते हैं अंड समुच्च कहते हैं। चित्र बनाकर उसे समझाइए, तो आप लोग को ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। परागकण को क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं, याद कर लीजिए। परागकण क्या होते हैं? पुष्प के नर युग्मक होते हैं। परागकण में कितने आवरण होते हैं? 2 आवरण होते हैं। परागकण में कितने आवरण? 2। सबसे पहला क्या होता है? बाह्य आवरण, और ये जो होता है इसे हम लोग कहते हैं आंतरिक आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक आवरण। देखिए ये वाला जो आवरण मैं बना रही हूँ ये क्या है हमारा? आंतरिक आवरण। ये वाला बाह्य आवरण, और ये वाला जो है इसे क्या कहते हैं? आंतरिक आवरण कहते हैं। परागकण में 2 आवरण होते हैं, जैसे बाह्य आवरण को कहते हैं बाह्य चोल, और आंतरिक आवरण को क्या कहते हैं? अंतःचोल कहते हैं। बाह्य आवरण को बाह्य चोल कहते हैं, आंतरिक आवरण को अंतःचोल कहते हैं। बाह्य आवरण कैसा होता है? कठोर होता है, जबकि आंतरिक आवरण पतला होता है। कैसे? आप लोग ऐसे याद करिए, आप लोगों का घर होगा तो घर का जो मेन गेट होता है वो कैसा होता है? बहुत मजबूत बनाया जाता कि नहीं? और अंदर के गेट वो लकड़ी के भी बना लो, भी बना सकते हैं, हल्के वाले जो टेम्परेरी आते हैं। का जो मेन गेट कैसा होता है? वो बहुत मजबूत बनाया जाता है। वो अंदर का गेट चाहे लकड़ी का भी बना लो तो वो लकड़ी का उतना मजबूत नहीं जितना लोहे का मजबूत होता है कि नहीं?
ऐसे याद करिए कि परागकण का सबसे बाहरी आवरण कैसा होता है, कठोर मजबूत होता है, जबकि आंतरिक आवरण कैसा होता है, पतला होता है। परागकण में दो आवरण हैं, बाह्यचोल अंतःचोल, या बाहरी आवरण या आंतरिक आवरण। बाह्यचोल कठोर होता है, अंतःचोल कैसा होता है, पतला होता है। बाह्यचोल को इंग्लिश में एक्साइन कहते हैं, EXINE एक्साइन। आंतरिक आवरण को कहते हैं इंटाइन कहते हैं। अब देखिए बाह्यचोल जो होता है उसको कठोर बनाना है ना, तो कठोर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा कुछ ना कुछ तो डालेंगे जिसकी वजह से वो बाहरी गेट जो है, मतलब बाहरी आवरण कैसा हो, कठोर हो जाए। तो बाह्यचोल जो होता है स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। बाह्यचोल स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। इस पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, ज़्यादा ठंडी हो, बाढ़ सूखा, इन सब से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता स्पोरोपोलेनिन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रतिरोधी होता है। प्रतिरोधी मतलब हर चीज़ को ये रोकता है, जिसकी वजह से बाह्यचोल कैसा होता है, कठोर होता है। बाह्यचोल स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। इस स्पोरोपोलेनिन में क्या होते हैं, छेद होते हैं। ये देखिए, ये जो आप लोग दिख रहे हैं इन्हें हम लोग कहते हैं छेद, छिद्र कहते हैं। इन्हीं छिद्र को इंग्लिश में कहते हैं जनन छिद्र कहते हैं। बाह्यचोल कठोर होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, इसमें जनन छिद्र होते हैं। इन जनन छिद्र को इंग्लिश में कहते हैं जर्म पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं, ये जनरेटिव पोर भी कहते हैं। आंतरिक चोल जो होता है वो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। आंतरिक चोल पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, और पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। और ये अंतःचोल कैसा होता है, ये पतला होता है। यही अंतःचोल बाद में क्या करता है, इन जनन छिद्र के माध्यम से निकलता है, वो क्या करता है, पराग नली का निर्माण करता है। देखिए पराग नली बनाता कौन है, याद कर लीजिए, आंतरिक चोल पराग नली का निर्माण करता है। अंतःचोल क्या करता है, पराग नली का निर्माण करता है। पराग नली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब कहते हैं। अंतःचोल ने क्या बनाई, पराग नली। अब ये पराग नली निकलेगी कहाँ से, ये अंतःचोल है, इसने बनाई पराग नली। पराग नली कहाँ से निकली, इन छिद्र के माध्यम से निकलती है। ठीक है, तो याद रखिए पराग नली को बनाता कौन है, अंतःचोल। और निकलती कहाँ से पराग नली, जनन छिद्र से निकलती। जनन छिद्र कहाँ होते हैं, बाह्यचोल में होते हैं। इसमें पराग नली जनन छिद्र से होकर निकलती है। अब ये जो देखिए परागकण होता है, इस परागकण में दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले क्या था, परागकण में कितने आवरण होते हैं, दो। कितने आवरण होते हैं, दो, बाह्यचोल अंतःचोल। कितने आवरण होते हैं, बाह्यचोल अंतःचोल। बाह्यचोल किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है, इसलिए बाह्यचोल कठोर होता है। आंतरिक चोल पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। आप लोगों को कहीं कहीं बुक में पेक्टिन और सेलुलोज लिखा होगा, पेक्टिन प्लस सेलुलोज, तो ध्यान रखिएगा पेक्टिन और सेलुलोज को मिलाकर बनाया गया है पेक्टोसेलुलोज। तो मैंने दोनों चीज़ आप लोगों को बता दी हैं। अब जो आंतरिक आवरण होता है इसे कहते हैं अंतःचोल। ये अंतःचोल क्या करता है, पराग नली का निर्माण करता है। ये पराग नली जो होती है जनन छिद्र के माध्यम से बाहर निकलती है। ठीक है, इतना मैंने बता दिया। अब दो कोशिका होती हैं, एक होती है कायिक कोशिका, जनन कोशिका। कायिक कोशिका बहुत बड़ी होती है, जनन कोशिका थोड़ी छोटी होती है। परागकण में दो कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिका, जनन कोशिका। कायिक कोशिका बड़ी होती है, जनन कोशिका छोटी होती है। ये जनन कोशिका जो होती है बाद में आगे जा कर के दो नर युग्मक का निर्माण करती है। जनन कोशिका आगे जा कर के दो नर युग्मक का निर्माण करती है। नर युग्मक को इंग्लिश में मेल गैमीट कहते हैं। ये रहा आपका परागकण का चित्र, बनाने के लिए आएगा। अगर लिखने के लिए कहे कि इसको परिभाषित भी कीजिए तो आप लोग ऐसे पूरा लिख देना है, और अगर सिर्फ चित्र बनाने के लिए आता है तो आप लोग केवल ये चित्र बना देना है ऐसे। देखिए पराग नली कैसे निकलती है, एक बार मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, अच्छे से समझा दे रही हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। ये क्या है हमारा, ये कायिक कोशिका, ये है हमारी जनन कोशिका। ये जो आंतरिक आवरण होता है, ये आंतरिक आवरण क्या करती है, यहाँ से पराग नली निकलती है। ये पराग नली कहाँ से निकली, छेद के माध्यम से तो निकलती है, तो ये है हमारी पराग नली। और इस जो छेद हैं इन्हें हम लोग कहते हैं जनन छिद्र। इन्हीं जनन छिद्र से क्या निकलती, पराग नली निकलती है। पराग नली निकलेगी तो ये जो जनन कोशिका है क्या करती है, दो नर युग्मक बनाती है। दोनों नर युग्मक कहाँ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। देखेंगे कि मानव जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। केवल चित्र बनाने के लिए आएगा तो आप लोग ऐसे लिख देना है। बाकी आप लोग को अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग डालिएगा इजी लर्निंग विद रेखा मानव जनन तंत्र, तो आप लोग को वो आप लोग को लेक्चर मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चित्र बनाने के लिए आएगा तो आप लोग इस तरह से बनाना है और नाम भी लिख देना है। बता रही हूँ, अगर आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों आ रही है तो अच्छे से दोनों लिखिए। अगर आप लोग इंग्लिश नहीं समझ में आ रही तो केवल हिंदी आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में आप लोग सोचेंगे इतना भी लिखना है, तो ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप लोग दोनों में लिखें। दोनों चीज़ आ रही है तो हिंदी इंग्लिश दोनों याद करके लिख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो केवल हिंदी ही आप लोग को नोट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पुरुष को क्या कहते हैं, नर कहते हैं। तो पुरुष में क्या होते हैं, ये गोलाकार क्या है, ये हमारे वृषण हैं। ये क्या है, वृषण, एक जोड़ी वृषण है। मैं बता दे रही हूँ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा।
एक जोड़ी वृषण है, ठीक है। वृषण को इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। वृषण के पीछे देखिए ये जो दिख रही है आप लोग को, इसे कहते हैं अधिवृषण ग्रंथि। क्या कहते हैं? अधिवृषण ग्रंथि। इसे इंग्लिश में कहते हैं एपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस कहते हैं। वृषण कितने हैं? एक जोड़ी, एक ये है और एक ये है, तो क्या कहते हैं? एक जोड़ी वृषण है। वृषण के पीछे क्या है? अधिवृषण। ये जो वृषण होता है, देखिए ऐसे करके मैंने बनाया है, ये जो नली गई, तो ये जो होता है वृषण, ये एक उसमें वृषण कोश में उपस्थित होता है। वृषण किस में होते हैं? वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण एक जोड़ी हैं, पीछे अधिवृषण। वृषण जो होता है मतलब अधिवृषण आगे जाकर के पतली लंबी संरचना बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिनी। अधिवृषण के पीछे पतली लंबी नलिका जैसी संरचनाएं हैं, ये भी एक जोड़ी हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी। और इस शुक्रवाहिनी को इंग्लिश में वास डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस कहते हैं। शुक्रवाहिनी आगे जाती हैं तो किस में खुल जाती हैं? जाकर शुक्राशय में जाकर खुलती हैं। ये हमारी आई शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी देखिए, वृषण कितने थे? एक जोड़ी। शुक्रवाहिनी भी कितनी है? एक जोड़ी। और ये आगे जाकर किस में खुलती हैं? शुक्राशय में। शुक्राशय भी कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। शुक्राशय क्या है? ग्रंथि। कितनी ग्रंथियाँ होती हैं नरजनन तंत्र में? एक शुक्राशय होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। याद कर लीजिए, शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। कि आप लोग ये ऐसे याद कर लीजिए लाइन से 212। क्या याद करना? 212 का ऊपर आप लोग याद करना 212। 212 मतलब सबसे पहले एक शुक्राशय। शुक्राशय कितनी होती हैं? 2। एक मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि एक होती है, फिर 2, इसका मतलब ये है काउपर ग्रंथि कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ये हमारी है शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय की ये हमारी है शुक्राशय ग्रंथि। फिर आगे जाकर के ये है हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि। ये आप लोग फिर से मैं बताऊंगी आप लोग को। प्रोस्टेट ग्रंथि 2 नहीं है, प्रोस्टेट ग्रंथि 1 है। जैसे देखिए मेरा हाथ है, हाथ के आगे मैंने ऐसे डंडी जैसी लगा दी, तो आप लोग कैसे दिख रहे हैं? दूर से कोई देखेगा तो कहेगा अरे ये तो 2 है कि नहीं? लेकिन जब वही मैं ऐसे कर दूँ तो इसका मतलब क्या है? हाथ देखो मेरा एक है कि नहीं? ऐसे करें तो कैसा दिख रहा है कि हाथ मेरे 2 हैं, लेकिन है कितना? एक ही है। तो वही है कि ये पीछे ऐसे चिपकी हुई होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि कितनी है? एक है। काउपर ग्रंथि तो ये 2 ही होती हैं सच में। काउपर ग्रंथि कितनी होती हैं? 2। शुक्राशय ग्रंथि 2 होती हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि 1 होती है, और ये क्या है? मेरी काउपर ग्रंथि। फिर नीचे ये देखिए शुक्रवाहिनी जो है आगे ऐसे खुल गई शुक्राशय में, फिर ये आगे जा कर के बीच में हमारी जाती है मूत्र मार्ग। इस मूत्र मार्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरिथ्रा कहते हैं। मूत्र मार्ग के चारों ओर क्या होता है? ये शिश्न होता है, लंबा होता है, लटकी अवस्था में पाया जाता है और त्वचा से ढका होता है। शिश्न कहते हैं। शिश्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेनिस कहते हैं। पेनिस के सबसे आगे का जो सिरा होता है इसे ग्लांस पेनिस कहते हैं, शिश्न मुंड कहते हैं। और इस ग्लांस पेनिस में आगे एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे यूरिथ्रल मीटस कहते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर इसका चित्र बनाने के लिए आएगा तो आप लोग केवल इतना बनाना है, ठीक है। लिखने के लिए आएगा तो आप लोग को डिटेल में आप लोग पढ़ना है। आप लोग डालेंगे यूट्यूब में ईजी लर्निंग विद रेखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आप लोग को वो मिल जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो पुरुष में क्या थे? एक जोड़ी वृषण। ऐसे ही स्त्रियों में क्या होते हैं? एक जोड़ी अंडाशय। इन्हीं अंडाशय के अंदर क्या बनते हैं? अंडाणुओं का निर्माण होता है। ये क्या है? अंडाशय, एक जोड़ी हैं। अंडाशय के पीछे क्या है? ये है हमारी अंडवाहिनी। अंडाशय के पीछे क्या है? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी कितनी है? एक जोड़ी होती है। अंडवाहिनी जा कर के क्या करती है? एक थैली जैसी संरचना बनाती है, इसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय जो होता है उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। आप लोगों ने नाशपाती देखा होगा, ऐसे इस तरह से होता है नाशपाती। तो नाशपाती ऐसा है जिसको इसको उल्टा कर देंगे तो ये चौड़ा वाला भाग ऊपर और पतला भाग नीचे आ जाएगा। तो वही है कि मादा जनन तंत्र में जो गर्भाशय होता है वो उल्टे नाशपाती के आकार का दिखाई देता है। इसमें क्या होती हैं? एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। अंडाशय के पीछे भी क्या होती है? अंडवाहिनी होती है। अंडवाहिनी भी कितनी होती है? एक जोड़ी होती हैं। और दोनों अंडवाहिनी मिल करके एक गर्भाशय का निर्माण करती हैं। गर्भाशय उल्टे नाशपाती के आकार का दिखाई देता है। गर्भाशय के चारों ओर 3 भित्तियाँ होती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सबसे बाहरी भित्ति को कहते हैं पेरीमेट्रियम, बीच की भित्ति को कहते हैं मायोमेट्रियम, सबसे आंतरिक भित्ति को कहते हैं इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की भित्ति होती है, मायोमेट्रियम बीच की होती है, एंडोमेट्रियम जो होती है सबसे आंतरिक भित्ति होती है। गर्भाशय के नीचे क्या होता है? उसकी ग्रीवा होती है, इसे कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा। और सबसे नीचे का जो भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं योनि। क्या कहते हैं? योनि कहते हैं। इंग्लिश में योनि को वेजाइना कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा को कहते हैं सर्विक्स, योनि को कहते हैं वेजाइना,
गर्भाशय ग्रीवा होती है सर्विक्स, अंडाशय को इंग्लिश में कहते हैं ओवरी, गर्भाशय यूट्रस कहते हैं, अंडवाहिनी को ओविडक्ट भी कहते हैं। अब देख लीजिए अंडवाहिनी जो होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। अंडवाहिनी के कितने भाग होते हैं, देखिए ऐसे मेरी ये जो अंडवाहिनी आई है यहाँ पर, अंडवाहिनी में 3 भाग होते हैं। ये जो भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम कहते हैं, इनफंडिबुलम इसे कहते हैं। इसी इनफंडिबुलम में क्या होता है, ये कीप जैसी संरचना होती है। इनफंडिबुलम क्या होती है, कीप जैसी संरचना। इस कीप जैसी संरचना में उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं फिम्बरी या झालरदार कहते हैं, झालर कहते हैं। इनफंडिबुलम के आगे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग को मिलता है एम्पुला, और ये वाला भाग जो होता है इसे हम लोग कहते हैं इस्थमस कहते हैं। इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। तो अंडवाहिनी के किस भाग में निषेचन की क्रिया होती है, ये बहुविकल्पी में पूछ भी लिया जाता है। तो याद कर लीजिए अंडवाहिनी के किस भाग में होती है, एम्पुला वाले भाग में होती है। अंडवाहिनी के एम्पुला वाले भाग में निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन क्या होता है, जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो यही होती है हमारी निषेचन की क्रिया। निषेचन कैसे होता है, ये क्या है, मादा की योनि। तो यहाँ से जब स्पर्म आते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं योनि से, गर्भाशय में जाते हैं, गर्भाशय से कहाँ जाते हैं, यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसे कहते हैं स्पर्म कहाँ पहुँच जाते हैं, अंडवाहिनी के एम्पुला वाले भाग में पहुँच जाते हैं। जिस टाइम पे स्पर्म पहुँचता है उसी टाइम पे ये जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय में क्या होते हैं, अंडाणु, अंडाणु निकलेगा। इसको पकड़ने का काम कौन करता है, यही झालरदार कीप जो होती हैं इस अंडाणु को पकड़ लेती हैं। यहाँ से अंडाणु आएगा, इसको पकड़ लेंगी, पकड़ने के बाद एम्पुला वाले भाग में भेज देती हैं, यहाँ पहुँचेगा। अगर इसी टाइम पे स्पर्म आ जाता है तो अंडाणु शुक्राणु दोनों निषेचन कर लेते हैं। और अगर स्पर्म नहीं आया और अंडाणु यहाँ पहुँच गया है, स्पर्म टाइम पे नहीं पहुँचता तो अंडाणु क्या करता है, बाद में नष्ट हो जाता है, और यही क्या करता है, ब्लड के थ्रू योनि के माध्यम से, वेजाइना के माध्यम से निकलता है। तो हम लोग इसे कहते हैं पीरियड्स। जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो ये बिखर करके, टूट करके ब्लड के रूप में बाहर निकल जाता है। आया समझ में आप लोग को। मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। डिटेल के लिए आप लोग डालना है यूट्यूब में इजी लर्निंग विद रेखा मादा जननतंत्र, तो आप लोग को वो दिख जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। इसे कहते हैं ह्यूमन स्पर्म का नामांकित चित्र बनाइए। अब देखिए ये है क्या, स्पर्म के कितने भाग होते हैं। स्पर्म क्या होती है, नर की क्या होती है, नर युग्मक किसे कहते हैं, याद करिए। नर युग्मक कौन होते हैं, शुक्राणु। मानव के नर युग्मक, मानव के नर युग्मक कौन होते हैं, शुक्राणु। और मादा युग्मक कौन होती है, अंडाणु। अंडाणु क्या होती है, मादा युग्मक। मादा मतलब क्या होती है, स्त्री। मादा मतलब मेल नहीं होता, याद कर लीजिए। मादा क्या होती हैं, स्त्रियां। मादा क्या होती हैं, स्त्रियां। तो स्त्री के जो युग्मक होते हैं उस क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। स्त्री के युग्मक को अंडाणु कहते हैं, पुरुष के युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु की इंग्लिश में ओवा कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओवा। और जबकि शुक्राणु की इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। तो नर युग्मक शुक्राणु होता है, मादा युग्मक अंडाणु होता है। मादा से याद कर लीजिए, मादा माँ, मादा मतलब माँ, माँ में क्या रहा, मादा तो मतलब माँ क्या होती हैं, स्त्रियाँ होती हैं। तो स्त्री के युग्मक अंडाणु होते हैं और पुरुष के युग्मक शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म के देखिए 3 भाग होते हैं। स्पर्म को 3 भागों में बांटा गया। एक तो हेड होती है, देखिए स्पर्म होता है, स्पर्म को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आता है उसका हेड, सर आता है, फिर बीच में गर्दन होती है, फिर इसका पेट होता है, इसे कहते हैं मध्य भाग, फिर बीच में सबसे लास्ट में क्या होती है, पूंछ होती है, टेल। मतलब स्पर्म को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हेड है, नेक है, मिडिल पीस है और टेल है या एंड पीस है। हेड जो होता है स्पर्म का, इस हेड में एक क्या होता है, केंद्रक होता है। स्पर्म का हेड जो होता है वो चौड़ा होता है, इसमें एक केंद्रक होता है। इसी केंद्रक में क्या होते हैं, 23 न्यूक्लियस होते हैं। केंद्रक में कितने इसी केंद्रक में क्या होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। याद कर लीजिए, स्पर्म में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र को इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। स्पर्म में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। तो अंडाणु में भी कितने होंगे, 23। स्पर्म में कितने होंगे, 23, और अंडाणु में कितने होंगे, 23। तभी तो निषेचन होता है। तो जो बच्चा बनता है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं। पूरे बॉडी में 46 नहीं, उसकी प्रत्येक कोशिका में कितने होंगे, 46 गुणसूत्र होते हैं। तो बीच में क्या होता है, केंद्रक। अब ये जो स्पर्म का हेड होता है, इसके ऊपर एक टोपी जैसी संरचना होती है। ये टोपी जैसी संरचना दिख रही है आप लोगों को, तो इसे हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। स्पर्म के सर में एक टोपी जैसी संरचना होती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। ये एक्रोसोम क्या करता है, देखिए ये है स्पर्म, ये है अंडाणु और ये हमारा स्पर्म। तो इसमें टोपी जैसी संरचना होती है, ये एक्रोसोम कहते हैं। ये एक्रोसोम क्या करता है, कुछ ऐसे एंजाइम निकालता है जिससे अंडाणु की जो भित्ति होती है वो फट जाती है और स्पर्म का हेड अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है,
स्पर्म के सर में एक टोपी जैसी संरचना होती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, बस खत्म। इस केंद्रक में 23 गुणसूत्र होते हैं। अब सर के नीचे क्या होती है, गर्दन होती है। यह सर और मध्य भाग के बीच में गर्दन होती है। इस गर्दन में 2 क्या होते हैं, तारा केंद्र होते हैं। सर और मध्य भाग के बीच में क्या होती है, गर्दन होती है। अब क्या है, ये जो मध्य भाग होता है स्पर्म का, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या देता है, एनर्जी देता है। आप लोगों ने 11th में पढ़ा भी होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ऊर्जा का ग्रह कहते हैं। तो ये क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देती हैं। तो बहुत माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, स्पर्म को ऊर्जा देती है, तभी तो स्पर्म चल पाएगा ना। ऐसा तो है नहीं क्योंकि कहीं जाके खाना खा रहा है, तो खाना तो खा नहीं रहा वहाँ जाके। तो इसमें क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, जिससे ये स्पर्म क्या करता है, यहाँ चल के कहीं भी वो चला जाता है, बाहर भी निकल जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और स्पर्म के सबसे नीचे क्या होती है, पूंछ होती है। ये पूंछ क्या करेगी, इसको स्पर्म को चलने में मदद करती है। तो ये था हमारा ह्यूमन स्पर्म का नामांकित चित्र। तो आप लोग इस तरह से बनाने के लिए आएगा, तो आप लोग को बनाना है। वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, फीमेल का ओवम। मानव मादा का अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। इस तरह से आप लोग को बनाने के लिए आएगा। तो अंडाणु क्या होते हैं, मादा की क्या होते हैं, युग्मक होते हैं। मादा युग्मक कौन होते हैं, अंडाणु होते हैं। अंडाणु को क्या कहते हैं, ओवा इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। अब देखिए, जो अंडाणु होता है, अंडाणु में कितने क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणसूत्र। तो अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23। अब जो स्पर्म होता है, स्पर्म में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23। तो अंडाणु में भी कितने गुणसूत्र हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। मादा का मादा युग्मक कौन होते हैं, अंडाणु। अब ये जो अंडाणु है, इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। अंडाणु के चारों ओर 2 आवरण पाए जाते हैं। अंडाणु के चारों कितने आवरण होते हैं, 2 आवरण होते हैं। अंडाणु के चारों ओर 2 आवरण होते हैं। सबसे बाहरी आवरण जो होता है, इसे हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कोरोना रेडिएटा जो होती है बहुकोश की होती है। देखिए कई सारी कोशिकाएं दिख रही हैं। तो ये क्या है, कोरोना रेडिएटा सबसे बाहरी आवरण होता है। ये कैसी होती है, बहुकोश की होती हैं। कोरोना रेडिएटा के अंदर क्या होती है, जोना पेलिसिडा होती है। कैसी होती है, जोना पेलिसिडा होती है। सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर कौन होती है, जोना पेलिसिडा। इस अंडाणु के अंदर क्या होता है, कोश का द्रव उपस्थित होता है। क्या होता है, कोश का द्रव उपस्थित होता है। और बीच में क्या होता है, एक केंद्रक होता है। अंडाणु के चारों ओर 2 आवरण हैं। सबसे पहले कोरोना रेडिएटा, फिर उसके अंदर है जोना पेलिसिडा। बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे कहते हैं कोश का द्रव। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऊ प्लाज्म। क्या कहते हैं, कोश का द्रव को क्या कहेंगे, ऊ प्लाज्म। ऊ प्लाज्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अंडाणु की इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओवा। क्या कहते हैं, ओवा। तो ओवा के अंदर जो द्रव भरा है उसे क्या कहते हैं, ऊ प्लाज्म। बीच में एक केंद्रक है जिसे क्या कहते हैं, बीच में एक केंद्रक होता है। इस केंद्रक में क्या होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। 2 आवरण हैं, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा। बीच में एक द्रव है जिसे कोश का द्रव कहते हैं। एक इसमें केंद्रक होता है। इस केंद्रक में क्या होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की द्विकुंडली संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। इस तरह से अगर बनाने के लिए आएगा तो आप लोग केवल चित्र अकेला बनाना है। तो डीएनए का निर्माण जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के मिलने से होता है। एक तो इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अब देखिए, डीएनए की जो लंबाई होती है, मतलब जो डीएनए का एक कुंडलन होता है, जब 2 बार ये फोल्ड होता है तो इसको क्या बनता है, इसका एक हेलिक्स बनता है। ठीक है, जब ये 2 बार फोल्ड हो गया तो ये क्या है, इसका डीएनए का एक कुंडलन की जो लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कहीं कहीं आप लोग को बुक में देखने को मिलेगा नैनोमीटर में दिया गया होगा। मैंने किस में लिखा है, ये एंगस्ट्रॉम में लिखा है। डीएनए की एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है। और देखिए, ये जो डीएनए होता है, डीएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, इसमें क्या होती है, ये किससे मिलकर बनी होती है, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। इसमें शुगर और फॉस्फेट होते हैं। तो ये वाली जो चेन है ये किसकी बनी है, शुगर फॉस्फेट की बनी होती है। इसे हम लोग कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या होता है, शुगर फॉस्फेट उपस्थित होता है। और बीच में क्या होते हैं, इसमें नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं। डीएनए का व्यास कितना होता है, व्यास मतलब चौड़ाई कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। बीच में क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार। इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बीच में क्या उपस्थित होते हैं, नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं। ये नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। मैंने पढ़ाया था 2 प्रकार के थे इसमें, मतलब वैसे देखें टोटल 4 होते हैं। नहीं तो प्यूरिन पिरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन में क्या होते हैं, एडेनिन ग्वानिन। और पिरिमिडीन में क्या होते हैं, थाइमिन और साइटोसिन। तो टोटल कितने थे, 4 प्रकार के, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन को ए से डिनोट करते हैं, थाइमिन को टी से, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से। तो इसमें जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हैं, इनके बीच में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, नाइट्रोजनस बेस कैसे जुड़े होते हैं, एडेनिन जो होती है थाइमिन से डबल बॉन्ड बनाती है, ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड बनाती है। एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ती है,
ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ती है। तो ये देखिए ये क्या है, बीच में क्या होते हैं, ये बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड कौन से हैं, ये नाइट्रोजन कौन से हैं, हाइड्रोजन बंद होते हैं। नाइट्रोजन क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इस तरह से आप लोग को चित्र बना देना है। और ये देखिए ये बन रही है छोटी खांच और ये बड़ी खांच। छोटी खांच बड़ी खांच का मतलब देख क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रूव। क्या कहते हैं, ग्रूव। तो देखिए यहाँ पे छोटा सा गड्ढा हुआ है, इसे कहते हैं छोटी खांच। और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा गड्ढा हो गया, तो इसे कहते हैं बड़ी खांच। बस ये इतना ही है। अब हम लोग पढ़ेंगे जैव गैस या बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाना है। तो आप लोग केवल चित्र बनाने के लिए आएगा, तो आप लोग इस तरह से बना देना है। और डिटेल में लिखने के लिए आएगा तो इस पर भी मैंने वीडियो आप लोगों को बना के रखा है। जैव गैस या बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ से एक ये बड़ा टैंक होता है, इसमें गैस का निर्माण होता है। एक इस संयंत्र में क्या किया जाता है, एक जगह से क्या डाला जाता है, पानी और गोबर को डाला जाता है। दूसरी तरफ से क्या डालते हैं, स्लरी को डालते हैं, कर्दम को डालते हैं। मतलब जो कीचड़ वगैरह होता है उसको यहाँ पर डाला जाता है। यहाँ से क्या आ रहा है, गोबर और पानी को भेज रहे हैं धीरे धीरे करके, इस टैंक में इकट्ठा हो रहा है। और दूसरी तरफ से क्या आ रही है, कर्दम को भेजा जाता है। जब ये कर्दम और गोबर पानी यहाँ पर आते हैं तो इसमें इसको सड़ाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें कीटाणु उत्पन्न होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसका किण्वन कर देते हैं। मतलब जो बेकार चीज़ें होती हैं, बेकार नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं, उन सबको खा लेते हैं। खाने के बाद क्या करते हैं, इसमें गैस का निर्माण करते हैं। तो गैस किस में इकट्ठी हो जाती है, इस वाले टैंक में इकट्ठी हो जाती है, जैसे मीथेन, CO2 और कई सारी गैसें इसमें इकट्ठी हो जाती हैं। ये गैसें इस टैंक में इकट्ठी होने के बाद जब ये भर जाता है तो यहाँ पर ये ढक्कन खुलता है। ढक्कन खुलने से क्या होती है, ये गैसें बाहर निकलती हैं और इस पाइप का कनेक्शन हम घर की रसोई गैस से कर देते हैं। तो इस तरह से ये गैस कहाँ चली जाती है, हम लोग के रसोई घर तक पहुँच जाती है, जिसे हम लोग LPG गैस भी कहते हैं। ये अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें क्या होते हैं, 3 टैंक बनाए जाते हैं। एक टैंक में गैस का निर्माण होता है, सबसे जो छोटा टैंक होता है उसमें गोबर पानी को ऊपर से भेजते हैं। और दूसरी जगह से क्या भेजते हैं, कर्दम को भेजा जाता है। कर्दम मतलब ये जो कीचड़ वगैरह होता है इसमें भेजते हैं। तो इसमें गैस उत्पन्न होती है। गैस कहाँ इकट्ठी होती है, इस वाले टैंक में इकट्ठा हो जाती है। जब गैस भर जाती है तो इसका ढक्कन खुलता है। वो खुलने से ये जो गैस होती है इस पाइप के माध्यम से सभी के घरों में पहुंचा दी जाती है। इस तरह से था हमारा बायोगैस संयंत्र का चित्र। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आएगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नेक्स्ट पार्ट भी इसका आने वाला है, ये भी इम्पॉर्टेंट डायग्राम के लिए ही होगा। सो